नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक नई सौगात और नई सौगात ये है कि 1000 एमसीक्यूज लेकर आया हूं, वो भी करंट अफेयर्स की। आपको तो पता ही है कि आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर किसी विषय का वेटेज रहेगा तो वो रहेगा करंट अफेयर्स का। मैं आप सभी लोगों से यही अपील करूंगा कि आप लोग क्या करिएगा, पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा, बिना देखे मत जाइएगा एग्जाम देने, क्योंकि मैं जो लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर्स 1000, ये मान के चलिए इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। जिन छात्रों ने अच्छे तरीके से सारी वीडियोज को देख लिया, मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी प्रश्न उनके गलत नहीं होंगे उनके एग्जाम में। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं, बिना किसी और बात की चर्चा करते हुए सीधा आते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जो छात्र नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और जो छात्र पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर दें, और तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि फिर हम उसके बाद ही आगे बढ़ सके। तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि हम अपने एक तरह से सीक्वेंस को आगे बढ़ाएं, यानी कि अपने क्रम को हम आगे बढ़ाएं। आइए बात करते हैं सबसे पहले आज के पहले प्रश्न के बारे में कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन होंगे। वैसे तो आपको पता ही है 26 जनवरी बीत चुका हुआ है, तो अब तो आप बता ही सकते हैं कि कौन वो थे मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस पर, यानी कि रिपब्लिक डे पर आए हुए थे। पहला ऑप्शन कहता है इमैनुअल मैक्रो, दूसरा ऑप्शन कहता है जॉर्जिया मेलोनी, तीसरा ऑप्शन कहता है, सॉरी यहां दूसरा हो गया, चलो कोई नहीं, ए बी है, ए सी कह देते हैं, जो बाइडन की बात करते हैं, और फिर डी ऑप्शन क्या कहता है, एंथोनो अल्बनीज की बात करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दीजिए कि कौन सा इसमें का ऑप्शन है जो सही है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। आपको तो पता ही है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि भारत का संविधान भारत में लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 की बात करते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था कि भारत का संविधान भारत में लागू हुआ था, और इसी दिन भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है। क्या बन जाता है? गणतंत्र राष्ट्र बन जाता है, यानी कि रिपब्लिक राष्ट्र बन जाता है। रिपब्लिक राज्य क्यों बन जाता है, राष्ट्र बन जाता है? राज्य या राष्ट्र एक ही बात है, क्योंकि इसी दिन से समझ लीजिए भारत कहा जाता है कि अब से भारत का जो राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसका जो पद होगा वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि निर्वाचन के माध्यम से हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं जो राष्ट्रपति होगा उसका पद निर्वाचित होकर जाएगा, यानी कि उस पद पर जो भी बैठेगा वो निर्वाचन के माध्यम से, यानी कि इलेक्शन के माध्यम से उस पद पर बैठेगा, ना कि वंशानुगत पद होगा। ऐसा नहीं है कि अभी जो वर्तमान की भारत की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि इसके बाद उनका कोई लड़का या लड़की उस पद पर जाकर बैठेगी, नहीं। इसके बाद फिर से इलेक्शन होगा 5 साल बाद, और जो जीतेगा वो बनेगा भारत का राष्ट्रपति। ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा, पहला हो जाएगा इमैनुअल मैक्रो की बात करते हैं, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, ये बातें याद रखिएगा इमैनुअल मैक्रो के बारे में। ठीक है, चलिए अब आइए हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिए जल्दी से। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करते हैं, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की बात करते हैं, तो किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और कई बार ऐसे ही प्रश्न आप गलत कर देते हैं, आपको आता रहता है फिर भी। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन कहता है कि अमित दास, हाँ अमित दास गौतम, दूसरा ऑप्शन कहता है गणेश देव सिंह, और तीसरा ऑप्शन कहता है नीलम शरण गौर, और चौथा ऑप्शन कहता है मुकेश सिंह जोरावर की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे छात्र जवाब देना शुरू कर दिए हैं, तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में
किस उपन्यासकार की बात करते हैं, तो किस उपन्यासकार को और किस उपन्यास के लिए, यानी कि जो उपन्यास है रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए उन्हें अंग्रेजी भाषा में पुरस्कार मिला हुआ है दोस्तों, वो है नीलम शरण गौर। कौन है? नीलम शरण गौर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, नीलम शरण गौर की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है इनसे प्रश्न। चलिए अब आइए हम बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, कहीं जाइएगा नहीं, एक एक क्वेश्चन को जरूर आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो फिर भी आप देखते चलिए, अगर आप देखते चलेंगे ना तो निश्चित तौर पर आप अगर देखे रहेंगे तो वहां पर जब क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलेगा तो आप आराम से सही कर ले जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता हुआ है? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों राजस्थान, दूसरा ऑप्शन कहता है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र की बात करते हैं तो सौराष्ट्र आपको मिलेगा गुजरात में मिलेगा, ठीक, गुजरात में मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं, फिर बात करते हैं हरियाणा की बात करते हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए राजस्थान की, देखिए तब तक हम कुछ अन्य बातें भी बात करते चलते हैं, कुछ अन्य बिंदुओं पर हम अपनी चर्चाएं करते चलते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो राजस्थान की खास बातें हैं, यहाँ पर एक झील पाई जाती है, वो है सांभर झील, ठीक है, जो कि एक तरह से बताया जाता है सांभर झील जो है राजस्थान और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यानी कि सबसे ज्यादा खारे पानी के जो झील है दोस्तों वो सांभर झील की बात करते हैं, जो कि राजस्थान में है। सौराष्ट्र की बात करते हैं, सौराष्ट्र मतलब गुजरात की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थल यहाँ पर मिला था दोस्तों, वो था लोथल की बात करते हैं, तो लोथल यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह भी था, ठीक है। ऐसे ही कुछ अन्य बिंदुओं के बारे में भी हम चर्चाएं करते चलते हैं जिससे कि हमारा रिवीजन होता चले। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु में आप जानते हैं कि कन्याकुमारी आपको मिलेगा, ठीक है। और तमिलनाडु, देखिए तमिलनाडु और बात करते हैं श्रीलंका, तो यहाँ पर श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं तो यहाँ पर पाक जल संधि मिलेगी जो भारत और श्रीलंका को अलग करने या जोड़ने का काम करती है दोस्तों, ठीक है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, कई बार तमिलनाडु से पूछ लेता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि या एक करने वाली जल संधि कौन सी है, तो पाक जल स्ट्रेट की बात करते हैं, यानी कि पाक जल संधि की बात करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब दिया भी है, वो कि सही है आंसर नंबर डी की बात करते हैं, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ऑप्शन डी सही है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कहता है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? पहला ऑप्शन कहता है भारत, दूसरा ऑप्शन कहता है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन कहता है श्रीलंका और चौथा ऑप्शन कहता है दोस्तों बांग्लादेश। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट देने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे छात्र अपने जवाब देना शुरू कर दिए हैं, जो कि मैं देख पा रहा हूं, बहुत सारे छात्र जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं और देना भी शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता हुआ है, तो ध्यान रखिएगा वो बात करते हैं बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश ने जीता हुआ है। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, इसकी राजधानी है दोस्तों ढाका की बात करते हैं, तो इसकी राजधानी क्या है, ढाका है। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो सार्क संगठन का यह सदस्य भी है, तो ध्यान रखिएगा सार्क संगठन का सदस्य भी है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश जो है सार्क संगठन का सदस्य भी है और जिसने अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता हुआ है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे महंगे खिलाड़ी अभी तक के कौन बने हुए हैं, अपने आप में एक अद्भुत प्रश्न है। अब ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में अगर बन जाएंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है
कि आप क्या कर देते हैं, कई बार जो सिली क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको आता भी रहता है उसको भी जल्दबाजी में आप गलत कर देते हैं। नहीं, जल्दबाजी नहीं, ध्यान से पढ़िएगा। मिचेल स्टार्क जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, करुण नायर जो कि भारत के हैं, पैट कमिंस की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, और रोवमन पोवेल विंडीज की बात करते हैं तो ये विंडीज का है। बताइएगा दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए कि सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है इसमें से, या सबसे महंगे खिलाड़ी इसमें से कौन सा है दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत सारे छात्रों ने इसका पहला ऑप्शन टिक किया हुआ है जो कि मैं भी उनके समर्थन में ही जाना चाहूंगा। मिचेल स्टार्क की बात करते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया का है, यह सबसे महंगा खिलाड़ी है। तो आईपीएल के इतिहास में अब तक की बात करते हैं, देखिए अब तक की बात करते हैं तो अब तक का सबसे महंगा खिलाड़ी यही रहा है। तो अपने आप में एक अद्भुत प्रश्न कह सकते हैं, मैं भी आपके एग्जामिनेशन में यहां से प्रश्न बन ही जाए। चलिए अब हम बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। थोड़ा से धैर्य बनाए रखिए और हर एक प्रश्न का जवाब देने के बारे में सोचिए आप लोग। बहुत सारे छात्रों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया हुआ है, जिन छात्रों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ लिया हो वे लोग क्या करें, एक बार करंट अफेयर्स को पूरा रिवीजन कर ले जितना भी मैंने पढ़ाया हुआ है। मैं कहता हूं कि उनके प्रश्न गलत नहीं होंगे उनके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं या टेस्ट में। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता हुआ है। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है अनीता खन्ना और दूसरा ऑप्शन कहता है नीलम चौधरी। सॉरी चलो कोई नहीं, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ हो गया है। बी ऑप्शन कहता है रिजुल मैनी, तीसरा ऑप्शन कहता है नीलम चौधरी और चौथा ऑप्शन कहता है मधुबाला राव। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। बहुत सारे छात्र जवाब देने के बारे में सोच रहे हैं और फटाफट आंसर भी आना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे छात्र जवाब देते भी हैं, ठीक है, और वे गलत भले होता है लेकिन वे जरूर अपना एक बार किस्मत को आजमाते ही हैं, ठीक है। तो मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता हुआ है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, अपने आप में एक अद्भुत प्रश्न कह सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप देखें तो जिन छात्रों ने जवाब दिया हुआ है, ठीक है, उन छात्रों से मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल इसी तरह से वे अपना प्रयास जारी रखें। एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब उनके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सही होने लगेंगे। बहुत सारे छात्रों ने इसका जो आंसर दिया है वो दिया हुआ है रिजुल मैनी की बात करते हैं। रिजुल मैनी की बात करते हैं तो ये जो है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब इन्होंने जीता हुआ है। इनका नेम तुरंत अपने दिमाग में अपने कॉपी में लिख लीजिए, अपने दिमाग में अपने कॉपी में जरूर लिख लीजिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता हुआ है। तो रिजुल मैनी की बात करते हैं, इनका नेम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं इसी के साथ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला हुआ है। व्यास सम्मान 2023 मिला हुआ है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आप देखें तो पहला ऑप्शन कहता है रेखा भारद्वाज की बात करते हैं, दूसरा ऑप्शन कहता है मुकुल गोयल की बात करते हैं, तीसरा ऑप्शन कहता है दिलीप सिंघवी की बात करते हैं और चौथा ऑप्शन कहता है पुष्पा भारती की बात करते हैं। अपने आप में बड़ा ही बेहतर प्रश्न है। आप लोगों से मैंने पहले ही कहा है, अगर आप मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आप क्या करिए, अपने साथ पेन कॉपी लेकर बैठिए। जो चीजें आपको नहीं मिले फटाफट जितनी जल्दी हो सके तुरंत मेंशन कर लीजिए। अगर आप लिख लेंगे और हमारे साथ क्वेश्चन का जवाब दे लेंगे, आपके प्रश्न फिर गलत नहीं होंगे। बस आपको क्या करना है, 2-3 दिन पहले 1-2 बार आपको रिवाइज कर लेना है, बस फिर देखिए आपके क्वेश्चन कैसे गलत होंगे। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों डी की बात करते हैं, अर्थात डी ऑप्शन विल बी राइट की बात करते हैं। तो व्यास सम्मान 2023 किसे मिला हुआ है, जो कि एक लेखिका है, वो है पुष्पा भारती। तुरंत इनका नेम याद कर लीजिए, व्यास सम्मान 2023 की व्यास सम्मान 2023 किसे मिला हुआ है, तो पुष्पा भारती को मिला हुआ है। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ किस देश की महिला क्रिकेटर
नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं, ठीक है, प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं, का सम्मान मिला हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन कहता है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन कहता है नेपाल और चौथा ऑप्शन कहता है मेरे प्रिय साथियों अफगानिस्तान। तो बहुत सारे छात्र आप सोचेंगे कि इस प्रश्न का जवाब हम दे तो दे क्या दें, ठीक है, वे तुक्का भी लगाएंगे। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस तरह के प्रश्न का जवाब दे पाते हैं या इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो किस देश की महिला क्रिकेटर को, जो कि महिला क्रिकेटर है नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच की बात करते हैं तो इन्हें मिला हुआ है, वो है बांग्लादेश की क्रिकेटर हैं। याद रखिएगा बांग्लादेश के बारे में, और बांग्लादेश से ही कर्क रेखा भी जाती है, ये बातें भी याद रखिएगा। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है और उसी के बीच में एक देश आ जाता है, वो है बांग्लादेश। और यही वो बांग्लादेश है जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी पहले जाना जाता था। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो 8 राज्यों से जाती है। तो वे राज्य कौन कौन से हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। सबसे पहली बात कर लेते हैं मेरे प्रिय साथियों, तो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात है। दूसरी बात करते हैं तो राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान है। तीसरी बात करते हैं मेरे प्रिय साथियों तो वो है मध्य प्रदेश की बात करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखते हैं चौथी बात कर लेते हैं तो छत्तीसगढ़ है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो झारखंड आपको मिलेगा, झारखंड की बात करते हैं। फिर उसके बाद झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के बाद अगर आप देखते हैं तो झारखंड के बाद आपको मिलेगा पश्चिम बंगाल मिलेगा, यानी कि वेस्ट बंगाल मिलेगा। फिर सातवां त्रिपुरा, ठीक है, और त्रिपुरा की बात करते हैं और आठवां की बात करते हैं तो मिजोरम की बात करते हैं दोस्तों। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर जाती है। और इसी के बीच में अगर आप देखें तो पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा की बात करते, त्रिपुरा के पहले एक देश है वो है बांग्लादेश, ठीक है। भारत के मैप को अगर आप देख पा रहे हैं तो कर्क रेखा भी इससे जाती है, ये बातें याद रखिएगा। और कर्क रेखा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से जाती है तो 8 राज्यों से, 8 के नेम तुरंत याद कर लीजिए, आपको रिकॉल हो गया इसी के साथ साथ। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो बांग्लादेश ने इसे 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो बांग्लादेश ने इसे 3 तरफ से घेर कर रखा हुआ है। और बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा अगर बॉर्डर किसी की शेयर होती है तो त्रिपुरा की ही होती है दोस्तों। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में, जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न ये है कि किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच या मंथ का सम्मान मिला हुआ है। पहला ऑप्शन कहता है ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन कहता है ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया, तीसरा ऑप्शन कहता है शुभमन गिल की बात करते हैं भारत के हैं। फिर उसके बाद है डेविड मिलर दक्षिण अफ्रीका के हैं। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताइए कि किस पुरुष क्रिकेटर को, मतलब मेन क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी ऑफ द मंथ का सम्मान मिला हुआ है। अपने आप में एक बड़ा ही प्रश्न अपने आप में बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। जवाब दीजिए, बहुत सारे छात्र जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा छात्रों ने शुभम गिल की बात करते हैं या शुभमन की बात करते हैं, शुभमन की बात करते हैं, शुभमन गिल की बात करते हैं। बहुत सारे छात्रों ने इनको चुना हुआ, जो कि भी गलत है। और इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्रों ने दिमाग ये लगाया कि देखो एक काम कर लेते हैं, जो शुभमन गिल हैं वे ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, ये भारत के भी हैं, तो मे भी यही सही हो सकते हैं। और इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्रों ने इनको लगाया है, जो कि वे लोग गलत हैं। इसका सही जवाब होगा ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो इन्हें यहाँ सम्मान मिला हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सियाचन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है।
बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अपने नोट्स में तुरंत लिख लीजिए या अपने दिमाग में लिख लीजिए। कुल मिलाकर आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको याद होना चाहिए। तो सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? पहला ऑप्शन कहता है आरुषि खन्ना, दूसरा ऑप्शन कहता है कोमल शर्मा, तीसरा ऑप्शन कहता है गीतिका कौल और चौथा ऑप्शन कहता है मनीषा चौधरी। 10वां नंबर है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि एक तरह से क्या होता है कि वे तुक्का लगाने का प्रयास करते हैं, कई बार तुक्का नहीं लगता है तो वे हतोत्साहित होकर भाग जाते हैं और वे सोचते हैं डिसलाइक मार दूं, लेकिन डिसलाइक का ऑप्शन खत्म हो गया है, नहीं तो फिर समझ लो डिसलाइक करके चले जाए, सर बिना फालतू क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, आप मुझे डिमोटिवेट कर रहे हैं। देखिए मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप देखते चलिए, भले ही क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, कोई बात नहीं, आप देखिए, जब देखेंगे तो इससे फायदा आपको ये होगा, इससे फायदा आपको ये होगा कि आप सुने रहेंगे। ठीक है, ये मत सोचिए कि मेरी तैयारी बेकार है, अब मैं चलूं एक बार पूरे करंट अफेयर्स को पढ़ लेता हूं, उसके बाद मैं दोबारा एमसीक्यूज करूंगा, नहीं, आप देखते चलिए, जब मौका मिलेगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा, गीतिका कौल की बात करते हैं, तो गीतिका कौल की बात करते हैं तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी है दोस्तों, ये बातें याद रखिएगा, पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, ये बातें याद रखिएगा। निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में यह प्रश्न बन सकता है, क्योंकि फोर्स विभाग के ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं। तो सियाचिन की बात करते हैं, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? वो है गीतिका कौल की बात करते हैं, जिन्हें हम दिल से सैल्यूट करते हैं या दिल से सलाम करते हैं एक तरह से। ठीक है, आप लोगों को भी उन्हें दिल से एक तरह से सलाम करना चाहिए। ठीक, चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की बात करते हैं, तो ICFRE की पहली मनहित महानिदेशक कौन बनी है दोस्तों? बताइए आप लोग कि कौन है महानिदेशक की बात करते हैं, तो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के महानिदेशक के बारे में बताना है। निर्मला राठौर, अनीता देसाई, कंचन देवी और मंजू गोस्वामी। जवाब दीजिए, देखते हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अच्छा, देने का तो हर कोई प्रयास कर रहा है कि हमारा सही हो जाए, बिल्कुल हर किसी को प्रयास यही करना है कि हमारे क्वेश्चन जरूर सही हो। अगर आपका प्रयास इसी तरह से चलता रहा ना, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता लेने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना, ये आपको जरूर सफलता दिलाएगी। एक दिन कहा जाता है ना, मेहनत हमेशा रंग लाती है, तो लाएगी दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट की बात करते हैं, कंचन देवी, निर्मला राठौर की बात करते हैं, कौन है जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की बात करते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, यानी कि महानिदेशक कौन है? कंचन देवी। तो कंचन देवी की बात करते हैं दोस्तों, कंचन देवी की बात करते हैं, तो कंचन देवी की बात करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्रों ने सी लगा दिया, ठीक है, मुझे लगा कि सी सही है, इसलिए मैंने भी सोचा कि सी ही लगा देता हूं। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सही हो जाएगा, ये बातें याद रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है? कौन सा और राज्य है जिसने 61th अपना स्टेब्लिश डे मनाया हुआ है? पहला ऑप्शन कहता है मिजोरम, दूसरा ऑप्शन कहता है मणिपुर, तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों नागालैंड और चौथा ऑप्शन कहता है मेघालय। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा अगर कहीं पर बारिश होती है तो मेघालय का एक जिला है, वो है मासिन राम की बात करते हैं, मासिन राम की बात करते हैं, तो मासिन राम की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होती है, ये बातें याद रखिएगा। और मणिपुर की एक खास बात याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, एक झील पाई जाती है और वो झील है दोस्तों लोकटक झील, जो कि पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ताजे पानी या मीठे पानी की झील है लोकटक झील। तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ताजे पानी की झील की बात करते हैं तो लोकटक झील है, जो कि मणिपुर में है। और भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है?
भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो वो है वुलर झील की बात करते हैं। और वुलर झील हमें कहाँ मिलेगी, जम्मू कश्मीर में मिलेगी, याद रखिएगा। चलिए जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाते हैं। तो 1 दिसंबर को वो कौन सा राज्य है जिसने 61वां स्थापना दिवस मनाया हुआ है, तो वो है नागालैंड की बात करते हैं, नागालैंड की बात करते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए मैंने पढ़ाया हुआ है ऑफलाइन वाले बच्चों को, हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है। संजीव, विनोद जोशी, विजय शर्मा, वासुकीनाथ झा की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। मैंने पढ़ाया हुआ है अपने छात्रों को, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है, हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला हुआ है। तो इनका नेम याद कर लीजिए, वे हैं संजीव की बात करते हैं, संजीव की बात करते हैं। तो जिन्हें एक तरह से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है, जो कि वे एक तरह से उपन्यासकार हैं और उनकी उपन्यास का नेम है मुझे पहचानो, खुद को पहचानो। ठीक है, अपने आप में बड़ी अच्छी उपन्यास ये लोग लिखते हैं, अपने आप में एक अच्छी बातें हैं। ठीक है, या कह सकते हैं कि एक अद्भुत कहानी है इन सभी की, जो कि इतना बेहतर काम करते हैं अपने राज्य और अपने राष्ट्र के लिए। भारत की पहली महिला सशस्त्र बलों में सहायक डी कैंप की बात करते हैं, सहायक डी कैंप की बात करते हैं, यानी कि एडीसी की बात करते हैं। तो कौन बनी है, प्रियंका गौतम, मनीषा पाढ़ी, रेणुका माधव और गीता चौधरी। गीता चौधरी साथियों जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं कि भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप की बनी है एक तरह से, यानी कि सहायक के तौर पर नियुक्त हुई हैं, वो है मनीषा पाढ़ी, इनका नेम याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न ए कह रहा है कि 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया था। पहला ऑप्शन कहता है 59वां, 60वां, दूसरा ऑप्शन फिर है 67 और फिर उसके बाद बात करते हैं 57 की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे छात्र जवाब दे भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जवाब देते नहीं है, प्रयास उनका पूरा भरपूर रहता है, प्रयास उनका भरपूर रहता है, भले ही एक बार गलत हो जाए। जल्दी से दोस्तों बताइए, ये जो बीएसएफ की बात करते हैं ना, ये भारत और चाइना पर एजेंसी लगी हुई है, सॉरी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। तो भारत की बात करते हैं, तो भारत की बात करते हैं, तो भारत और पाक की बात करते हैं, तो इसकी बॉर्डर पर अगर आप देखेंगे तो हमारे बीएसएफ की जो बीएसएफ एजेंसी है वो लगी हुई है दोस्तों। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। अच्छा, कई छात्र दे रहे हैं और वे दे रहे हैं, कोई दे रहा है सी दे रहा है, तो कोई बी दे रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तुक्का उनका काम करेगा ही नहीं, यहाँ पर उनका तुक्का काम करेगा नहीं, जब उन्हें पता होगा तभी वे बता पाएंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 59 की बात करते हैं, 59वां की बात करते हैं, ये सही हो जाएगा। बहुत सारे छात्र हमारे साथ ऑनलाइन में जुड़े होते हैं जो कि गूगल मीट ऐप पर होते हैं और वे अपने प्रश्न का जवाब देते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको स्क्रीन पहले से शेयर किया गया होता है, तो मैं इसमें देखता रहता हूँ कि हाँ भाई आंसर कौन कौन क्या दे रहा है। ठीक है, नाम नहीं लिया जाता है, क्योंकि नाम लेंगे एक छात्र का तो फिर ऐसा होगा सबका लेना पड़ेगा और फिर आगे चलकर सारे ही कहेंगे सर मेरा नाम आपने नहीं लिया। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है। पहला ऑप्शन कहता है मनीषा राणा, दूसरा ऑप्शन कहता है दीपिका ठाकुर, तीसरा ऑप्शन कहता है दिशा नाइक और चौथा ऑप्शन कहता है सिमरन चौधरी। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इसका सही जवाब जल्दी से आप बताइए, नहीं तो मैं ही बता देता हूं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों
दिशा नाइक की बात करते हैं, जो कि भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? इसको लिख लीजिए, इसको तुरंत अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, इसको तुरंत अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, ठीक है, कि किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सर्बिया और इटली की बात करते हैं। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, हमारे पास अब समय नहीं है। तो इसकी बात करते हैं तो इटली की बात करते हैं। तो डेविस कप 2023 का खिताब जीतने वाली जो टेनिस टीम है वो है इटली की बात करते हैं। इटली की बात करते हैं तो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। यहाँ पर एक नदी पाई जाती है, वो है पो नदी, जिसे इटली की गंगा नदी कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इटली की गंगा नदी को कहा जाता है। देखे, यहाँ की एक पो नदी है और उस पो नदी को इटली की गंगा नदी कहा जाता है, इटली की गंगा नदी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो रहती है बीच में मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे, यानी कि आपको याद हो सके और आप रिकॉल कर सके। किस देश के अंगोर वाट मंदिर, अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा, अंगोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया? तुरंत इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, सारे मत करिएगा, मैं बताते चलूंगा, ठीक है। चलिए, पहला ऑप्शन कहता है नाइजीरिया, दूसरा ऑप्शन कहता है कंबोडिया, तीसरा ऑप्शन कहता है मलेशिया और चौथा ऑप्शन कहता है थाईलैंड की बात करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र अपना इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप भी देते चलिए। तो किस देश के अंगोर वाट मंदिर को मतलब कि एक तरह से दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कंबोडिया की बात करते हैं। तो कंबोडिया में यह मंदिर है अंगकोर वाट है, सॉरी मैंने सही से नहीं पढ़ा था, अंगकोर वाट मंदिर की बात करते हैं। तो अंगकोर वाट मंदिर की बात करते हैं तो कंबोडिया में है दोस्तों, जिसे 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया। तुरंत इसको मेंशन कर लीजिए, हो सकता है मिलान करने के लिए आपसे दे ही दे। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 26 नवंबर एनसीसी की कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 72वां, 75वां, 77वां और 79वां? तो दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे मित्र कितने हैं जो जवाब दे पाते हैं। चलिए मैं बता देता हूं कि एनसीसी, जिसे नेशनल कैडेट कोर कहा जाता है, 26 नवंबर की बात करते हैं तो 26 नवंबर को इसका 75वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो कौन सा दिन मनाया गया है? तो 75वां की बात करते हैं, याद कर लीजिए तुरंत। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में कि किस एशियाई देश को 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन यानी कि आईएसओ का अध्यक्ष बनाया गया? तुरंत इसको भी लिख लीजिए। एशियाई किस देश को, कौन सा वो देश है जिसे एशियाई देश का किस देश को एशियाई मतलब किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल चीनी संगठन की बात करते हैं? क्या ही लिख दिया है, देख लेना, अध्यक्ष बनाया गया। पहला ऑप्शन कहता है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों श्रीलंका, तीसरा ऑप्शन कहता है भारत और चौथा ऑप्शन कहता है अफगानिस्तान। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। कुछ छात्रों ने बी चुना है, कुछ छात्रों ने ए चुन लिया है, कोई सी चुन रहा है, तो बिल्कुल सी सही है, ठीक है। भारत की बात करते हैं तो भारत जो एशियाई देश है, यानी कि भारत भी दक्षिण एशिया में एशिया में है, जो कि दक्षिण एशिया में भारत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की गई है? स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात की गई है। पहला ऑप्शन कहता है गल्फ ऑफ अडेन, दूसरा ऑप्शन कहता है गल्फ ऑफ बहरीन, तीसरा ऑप्शन कहता है गल्फ ऑफ ओमान, चौथा ऑप्शन कहता है गल्फ ऑफ मन्नार। जल्दी से जवाब दीजिए, ज्यादा समय नहीं लूंगा, फटाफट मैं बताते चलूंगा, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। गल्फ ऑफ अडेन की बात करते हैं तो गल्फ ऑफ अडेन की बात करते हैं दोस्तों, इसका सही जवाब ए हो जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तुरंत इसको लिख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो कहां पर यह आयोजित किया जाएगा? जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या कहता है? राजस्थान, दूसरा ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कहता है हरियाणा,
चौथा ऑप्शन कहता है तमिलनाडु। अब हमारे जो छात्र है ना, क्योंकि उनके पास स्क्रिप्ट रहती है, ऑप्शन बोलने से पहले ही छात्र क्या करने लगते हैं, आंसर का जवाब देने लगते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां पर आयोजित होगा, कहां पर आयोजित होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। कोई सी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। तो कुछ छात्रों ने डी को ज्यादा चुना है, तो बिल्कुल सही है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहां पर होगा, तमिलनाडु में होगा। तुरंत लिख लीजिए, तुरंत तुरंत इमीडिएट लिख लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा दोस्तों, तो किया जाएगा तमिलनाडु में किया जाएगा। कहां किया जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है, हार्दिक सिंह को, आयाना मैकलिन को, बलबीर सिंह की बात करते हैं, और एक तरह से अगर आप देखें तो अमरप्रीत सिंह की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए, देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो हार्दिक सिंह की बात करते हैं, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसको लिख लीजिएगा। तो किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की बात करते हैं दोस्तों। जल्दी से जवाब दीजिए, ये है हमारा 24वां क्वेश्चन है। फटाफट आंसर देते चलिए, फटाफट आंसर देते चलिए, बहुत सारे छात्र जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कहीं जाइएगा नहीं। आप लोग क्या करते हैं, कई बार मैंने देखा है कि जब थोड़ा सा टाइम हो जाता है तो आप भागने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत बात है। ठीक है, मोहम्मद शमी की बात करते हैं, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत सारे छात्रों ने जवाब दिया है। पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए, इसमें 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ और 13,000 करोड़। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 13,000 करोड़। बहुत सारे छात्रों ने डी ऑप्शन लगाया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है। पहला ऑप्शन कहता है कृषि मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन कहता है ग्रामीण विकास मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन कहता है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, चौथा ऑप्शन कहता है सहकारिता मंत्रालय। भूमि राशि पोर्टल की बात करते हैं तो किस मंत्रालय ने किस मंत्रालय ने इसकी पहल किया है, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे ऐसे कितने मित्र हैं जो जवाब दे पाते हैं। देखिए कहीं जाइएगा नहीं, आप लोग क्या करते हैं, भागने लगते हैं, और ये भागने वाले गलत बातें हैं, भागिए मत। इसका सही जवाब हो जाएगा सड़क परिवहन राजमार्ग की बात करते हैं तो इस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, पहल किया गया। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता हुआ है, हाल ही में अगर आप देखें तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता हुआ है, इसको भी लिख लीजिए। पहला ऑप्शन कहता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर का, ठीक है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो है कुरुक्षेत्र का, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। एक मिनट, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ गलत सा लग रहा है, तो चलो आप लोग तब तक इसका जवाब दीजिए, मैं देखता हूँ। तो बात करते हैं भूमि कृषि पोर्टल की बात करते हैं, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, एक मिनट, पहला सही हो जाएगा, मैंने गलत कर दिया था, कृषि मंत्रालय। एक मिनट, कृषि मंत्रालय, भूमि राशि पोर्टल, अरे यार ध्यान देना चाहिए, भूमि से रिलेटेड है। चलिए तो इसका आंसर बताइए आप लोग। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद की बात करते हैं, तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। यार मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा से मिस्टेक्स सी लग रही है। एक मिनट जल्दी से आप लोग दीजिएगा, मुझे लगता है कि ये मंत्रालय वाले क्वेश्चन हमेशा गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखो, एक मिनट दोस्तों, ये गलत हो गया है, सही पहले वाला ही सही है, एक मिनट, ठीक है, यही सही है। अरे यार कोई बात नहीं दोस्तों, सॉरी, ठीक है, सॉरी दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, यही सही था पहले भी, अभी भी यही सही है, मैंने दोबारा गलत कर दिया था। हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी किसने जीता हुआ है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा
वो हो जाएगा गुरु नानक देव विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो इसका सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए हाल ही में, चलो ये तो हो ही गया है। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय भूविज्ञान की बात करते हैं। राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों अनुराग ठाकुर, दूसरा ऑप्शन कहता है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन कहता है आर के सिन्हा, चौथा ऑप्शन कहता है प्रहलाद जोशी। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है तो जल्दी से जवाब दीजिए। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी एक आदत है, मैं गलत नहीं बताता हूँ, भले ही मुझे चेक करना पड़ जाए एक बार। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि एक बार चेक कर लोगे सही रहेगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक्स होती है, कई बार वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय भू विज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत किया है? पहला ऑप्शन कहता है आर्कटिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन कहता है प्रशांत क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन कहता है अंटार्कटिका क्षेत्र, चौथा ऑप्शन कहता है अटलांटिक क्षेत्र। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है ना, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। तो भारत के किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चलिए मैं ही बता देता हूं, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। आर्कटिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ए हो जाएगा। किसने हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ द मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? मतलब किसे सम्मानित किया गया है? एस जयशंकर, जया बच्चन, ममता बनर्जी, पूनम खेत्रपाल सिंह की बात करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, किसे दिया गया है? ठीक है, हाल ही में किसे या हाँ किसे भूटान की प्रतिष्ठित यानी कि प्रेस्टीज की बात करते हैं तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल की बात करते हैं, तो पूनम खेत्रपाल सिंह को यह सम्मान दिया गया है। तुरंत लिख लीजिए, तुरंत इसे अपने कॉपी में मेंशन कर लीजिए। नेशनल ऑर्डर या अवार्ड होना चाहिए, वैसे तो अवार्ड होना चाहिए, ऑर्डर तो नहीं होना चाहिए। अवार्ड देख लीजिएगा, अगर लगता है तो अवार्ड ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूनम खेत्रपाल सिंह की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, ज्यादा नहीं 2-3 प्रश्न और करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं? पहला ऑप्शन कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन कहता है HDFC बैंक, तीसरा ऑप्शन कहता है पंजाब नेशनल बैंक, चौथा ऑप्शन कहता है फेडरल बैंक। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, देखते हैं इस प्रश्न का कौन सा छात्र हमारा जवाब दे पाता है। तो ये सब वैसे भी आएगा नहीं, कोई नहीं, बता दे रहा हूं, इसका सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, ये तो वही है। चलिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? पहला ऑप्शन कहता है चिराग शेट्टी, दूसरा ऑप्शन कहता है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, तीसरा ऑप्शन कहता है दोस्तों दिव्य कृति सिंह, और चौथा ऑप्शन कहता है ए और बी दोनों सही है। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, बहुत सारे छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब देना शुरू कर दिया। मैंने देखा है कि इस प्रश्न का जवाब आराम से बात सारे ज्यादा से ज्यादा छात्र दे लेंगे, क्योंकि वे देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, तो जैसा कि बात करते हैं तो कोई एक तरह से सी दे दिया है, तो कोई ए दे दिया है, कोई बी दे दिया है, लेकिन जो छात्र समझदार हैं वे क्या दिए हैं? डी दिए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तरह से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 में जो सम्मानित किया गया है चिराग शेट्टी को भी, और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की बात करते हैं तो इन्हें भी दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। आईपीएल इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी ठीक है बने हैं पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा हुआ है? सनराइज हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग। जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं।
तो दूसरे खिलाड़ी की बता दीजिए जो महंगे बिके हुए हैं, उनका नेम तो मैंने बता ही दिया, लेकिन किस टीम ने इन्हें खरीदा हुआ है, तो सनराइज हैदराबाद की बात करते हैं, तो इस टीम ने इन्हें खरीदा हुआ है। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? पहला ऑप्शन कहता है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कहता है पंजाब, तीसरा ऑप्शन कहता है हरियाणा, चौथा ऑप्शन कहता है महाराष्ट्र। मैंने पढ़ाया हुआ है अपने छात्रों को, जल्दी से वे लोग जवाब दें, जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दें। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सबसे ज्यादा पदक हासिल किया हुआ है? तो है पंजाब की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? भूपेश बघेल, रमन सिंह, शत्रुघ्न सिन्हा, अशोक गहलोत की बात करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। बहुत सारे छात्र सोच कह रहे हैं कि सर ये चिंटू पिंटू प्रश्न आप पूछे जा रहे हैं, हाँ लिख रहे हैं कमेंट में सर ये क्या है, इस तरह के प्रश्न भी आप पूछेंगे हमसे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, अगली बार ऐसे प्रश्न नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रमन सिंह को चुना गया है, तो रमन सिंह बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े पेडिटेंशन सेंटर और सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन किया हुआ भैया स्ववेद की बात करते हैं या स्वरवेद, हाँ स्वरवेद की बात करते हैं। तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया हुआ मोदी जी ने? पटना, वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद। ठीक है, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। देखिए एक चीज ये है ना कि अगर कोई दिमाग लगाए तो आराम से दे सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आप तो जानते हैं मोदी जी का गढ़ क्या है, वाराणसी, जो कि बनारस की बात करते हैं। इसका सही जवाब ये हो जाएगा, ठीक है, कि दुनिया के सबसे बड़े पेडिटेंशन सेंटर में की बात करते हैं तो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन मोदी जी ने कहा किया हुआ है? तो वाराणसी में किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार के एक दिन के राजकीय शोक में घोषणा किया था? अच्छा, अपने आप में एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको लिख लीजिएगा। पहला ऑप्शन कहता है कतर, मिस्र, फिर बहरीन और कुवैत। जल्दी से जवाब दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा किया था। दोस्तों जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं, ठीक है। तो साथियों जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए दोस्तों कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखें तो कुछ छात्र ए ऑप्शन दे रहे हैं, कोई छात्र बी दे रहा है, तो कोई सी दे रहा है, क्योंकि पता ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? पहला ऑप्शन कहता है नॉथन लियोन, दूसरा ऑप्शन कहता है रविंद्र जडेजा और तीसरा ऑप्शन कहता है एडम जंपा, और फिर उसके बाद है रविचंद्र अश्विन की बात करते हैं। तो जल्दी से दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिए, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए दोस्तों, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऐसे में बात करते हैं नॉथन लियोन की बात करते हैं, तो ए बने हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा नॉथन लियोन के बारे में, आप भूलिएगा नहीं। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि इजरायली ने किसे भारत में नए राजदूत, इजराइल ने किसे भारत में नया राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? पहला ऑप्शन कहता है रॉन मलका, दूसरा ऑप्शन कहता है रुबेन अजार, और तीसरा ऑप्शन कहता है, यानी कि तीसरा बी ए कह सकते हैं, सी ए है, कोई नहीं, ठीक है, नोर गिलोन की बात करते हैं। इनमें से कोई नहीं, बात एक ही है, ऑप्शन से लेना देना नहीं है। जल्दी से जवाब दीजिए बस कुल मिलाकर। तो जल्दी से बताइए आप लोग कि क्या सही हो जाएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, रुबेन अजार की बात करते हैं ने इजराइल ने क्या किया हुआ है? भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की दुनिया की सबसे ऊंची माउंट विशन, इसको लिख लीजिएगा, माउंट विशन की बात करते हैं, सफल चढ़ाई की है? अरुणिमा सिन्हा, लवराज सिंह धर्मशक्तु, शेख हसन खान और अंशु जाम सिम्पा की बात करते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। देखते हैं हमारे कितने ऐसे मित्र हैं जो जवाब देने में सक्षम हैं। ठीक है, ये लास्ट प्रश्न है,
ये लास्ट प्रश्न होगा, जल्दी से जवाब दे दीजिए। तो ऐसे में अगर आप देखें तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा शेख हसन की बात करते हैं, शेख हसन खान की बात करते हैं, जिन्होंने अंटार्कटिका के सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी माटा माउंट विशन की बात करते हैं, इस पर इन्होंने चढ़ाई किया है। तुरंत इसको लिख लीजिए, तुरंत लिख लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये भी देख लेते हैं। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और ईशान किशन, हार्दिक पांड्या। ठीक है, तो जैसा कि बात करते हैं, अगर आप देखें तो लगभग हमने 40 से 50 मिनट में 40-45 क्वेश्चन, हाँ 41 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब आप देखिए उसके साथ साथ मैंने स्टैटिक पार्ट को ही बताया हुआ है थोड़ा बहुत। देखिए अगर मैं पूरा बताता ना तो एक समझ लीजिए 40-50 क्वेश्चन नहीं, मात्र 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया कि बस उतना ही स्टैटिक पार्ट बताया जितना कि जरूरी है, और मैं आगे भी उतना ही बताऊंगा, क्योंकि पता है आपको कि 1000 एमसीक्यूज करवाने में काफी समय लग जाएगा, और आप जानते हैं कि समय आपके पास बहुत कम है। ठीक है, आज हो गई, अगर आप देखें तो 7 तारीख हो गई है, तो आपको तो पता ही है 7 तारीख आज हो चुकी है, तो अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। इसलिए फिर मैं यही कहना चाहूंगा, सॉरी मैं यही करूंगा कि फटाफट में चीजों को करवा दो। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को यह इनिशिएटिव अच्छी लगी हो, आप लोगों को यह पहल अच्छी लगी हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यस सर, आपने जो ये पहल की शुरुआत किया हुआ है वाकई बहुत अच्छी है, और आप क्या करिए इस पहल को जरूर कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको यूपी स्पेशल की पूरी मैराथन क्लास की भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, और भी जितने हो सकेंगे सब्जेक्ट के मैं करवा दूंगा। दरअसल क्या है कि हमें मुझे यानी कि हमें सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं छात्र, इसलिए क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा से कभी कभी लो फील करता हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ। और ऑफिस में भी काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, जैसे कि रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसकी वजह से भी मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन हाँ, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है तो मैं सारी चीज़ें करवा कर दे ही दूंगा, यही मेरी कोशिश है। बहुत जल्द मैं स्टैटिक की भी वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप क्या कर सकें, उसको देख सकें। आज के लिए आप लोग हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।